नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। चुनाव प्रचार जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। लेकिन इस बीच बिहार में टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी क्या सोचती है? सचिवालय के गलियारों में कानाफूसी का क्या हाल है? हर चुनाव अपने साथ नए मुद्दे, नए नारे और फिर नई सरकार लाती है। यद्यपि विगत 20 साल से यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार है और नीतीश कुमार के कोठरी में कुछ आईएएस अधिकारी, कुछ आईपीएस अधिकारी और कुछ और बड़े नौकरशाह हमेशा से विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार और कई अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। इस चुनाव में पिछले चुनावों के तुलना में एक अलग बात यह है कि इसमें प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई और जिस प्रकार से उन्होंने अपने भाषणों में, इंटरव्यूज में लगातार कहा है कि अगर वो सरकार में आ गए तो 100 लोगों की सूची मेरे पास है, यानी उनके पास है, और वो उन सब का ठिकाना ढूंढ निकाला जाएगा और उन सब को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। मतलब साफ है, वो सब लोग जेल की सलाखों में होंगे। चुनाव के ठीक पहले जिस प्रकार से अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल सहित अन्य कई लोगों के पोल उन्होंने खोले, जिस प्रकार से मुख्य सचिव की मदर इन लॉ का नाम एक मामले में आया, इन अधिकारियों की सांसें और गिघियां बंधी हुई है। हुआ ये कि दीपावली के अवसर पर एक मिलन समारोह रखा गया जिसमें ये सारे बड़े अधिकारी, बड़े हाकिम अपने परिवार के साथ शामिल हुए। उसमें अन्य बातों के अलावा जो इनर कोठरी था, उसमें यह चर्चा चलने लगी कि भाई अगर प्रशांत किशोर आ जाए तब क्या होगा। और अचानक से सभी की सांसें थम गई, लोगों को सांप सूंघ गया है। उसके बाद मेरी जो जानकारी है, हमारे जो सूत्र हैं, उसमें उन्होंने बताया कि उसके बाद बंद कमरे में एक रणनीति बनी। ध्यान से सुनिएगा, वो रणनीति क्या है? वो रणनीति बनी कि भाई महागठबंधन आ जाए या एनडीए आ जाए, लेकिन प्रशांत किशोर को इस चुनावी संग्राम से बाहर रखना है। हालांकि उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि ये जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, यही बनी रहे, यानी एनडीए की सरकार बने तो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। उसके बाद इन सभी लोगों की राय हुई। इस विमर्श में एक बात और निकला कि साहब फील्ड के जितने अधिकारी हैं, कलेक्टर से लेकर और बीडीओ सीओ तक, और आईजी से लेकर डीआईजी, एसपी, एसएसपी, एसडीपीओ से लेकर थानेदार तक, इन सबों में कहीं ना कहीं क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में, उनके अचेत हो जाने के बारे में, बीच बीच में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की खबरें निकल जाने के कारण पूरे ब्यूरोक्रेसी में एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस का माहौल हो गया है। इसलिए इन लोगों को डर है, यानी मुख्यमंत्री की जो चहेते 8-10 अधिकारी, इन लोगों को डर है कि कहीं इन लोगों का कॉन्फिडेंस सैक किया तो इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा। और आप माने या ना माने, चुनाव में पंचायत से लेकर जिले स्तर के अधिकारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वो भूमिका 2 तरीके से होती है। पहली भूमिका होती है उनके चुनाव के एडमिनिस्ट्रेशन, चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने, नामांकन से लेकर के काउंटिंग तक में, और दूसरी भूमिका जो होती है वह हवा बनाने में भी होती है। आप सब जानते हैं कि प्रखंड और अंचल जो होता है वह राजनीति का प्राथमिक विद्यालय है। जब लोग राजनीति शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रखंड अंचल का चक्कर लगाते हैं और वहीं से राजनीति का ककहरा वो सीखते हैं। तो इनमें अगर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया और इनमें यह मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो ये लोग फिर जिस एग्रेशन से इनको काम करना चाहिए नीतीश कुमार की वापसी के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक बड़ी शानदार रणनीति बनी, उसको जरा ध्यान से सुनिए। रणनीति क्या बनी? तो रणनीति ये बनी कि पहला तो काम यह किया जाए कि कैसे फील्ड लेवल के अधिकारी ब्लॉक से लेकर प्रमंडल तक, खासकर ब्लॉक से लेकर जिले तक,
एसडीएम हो, डीसीएलआर हो, बीडीओ हो, सीओ हो, सीडीपीओ हो, कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, एसएसपीज हो, ये सारे लोग, इनमें कैसे यह बात पहुंचाई जाएगी? सरकार फिर से बन रही। और दूसरा, सचिवालय में जो विभाग हैं, विभागों के सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, डायरेक्टरेट हैं, इन सब में यह मैसेज कैसे डेलिबरेटली पहुंचाया जाए कि सरकार तो नीतीश कुमार की वापस आ रही है। इसके लिए कर 2 स्तर की रणनीति बनी है, उसको समझ लीजिए। पहली स्तर की रणनीति यह बनी है कि सचिवालय में मुख्य सचिव और बाकी हाकिमों के लेवल पर 100 दिन क्या काम किया जाएगा नई सरकार के। नई सरकार जब हम बोल रहे हैं तो लोग ये बता रहे हैं कि नीतीश जी वापस आ रहे हैं, इसलिए नीतीश जी के शपथ ग्रहण के ठीक 100 दिन के अंदर आपको क्या काम करना है, ये सभी विभागों से इसका ब्यौरा मांगा जा रहा है और इनको कहा जा रहा है आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, आप अपना प्रस्तुतिकरण कीजिए। और उस प्रस्तुतिकरण में उस विभाग के सचिव, एसीएस या प्रधान सचिव चाहे जो हो, उसके साथ साथ उस विभाग के अन्य अधिकारी और यथासंभव उसके अंडर सेक्रेटरी या सेक्शनल ऑफिसर को भी लाया जाए और उसका प्रेजेंटेशन किया जाए। सब लोग बैठें। आजकल प्रेजेंटेशन तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो जाता है। पर्पस क्या है कि उस विभाग के सभी लोग के कान में ये बात डाल दी जाए कि सरकार तो फिर नीतीश कुमार की बन रही है और 100 दिन में हमको ये काम करना। और दूसरे लेवल पर यह किया जा रहा है कि इन चीजों से डीएम्स को जोड़ा जा रहा है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया, स्क्रूटनी और सिंबल अलॉटमेंट वगैरह में डीएम की कोई ज्यादा भूमिका होती नहीं है विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में सामान्यतः जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो डीडीसी, एडीएम, एसडीओ और डीसीएलआर वगैरह होते हैं, और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बीडीओ, सीओ और नगर पालिका वगैरह के जो एग्जीक्यूटिव अफसर होते हैं वो होते हैं। तो जो विभाग बना रहा है 100 दिन का कार्यक्रम कि 100 डेज में क्या करना है, उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कलेक्टर्स को बताया जा रहा है और कलेक्टर्स को कहा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से यह पंचायत लेवल तक, प्रखंड लेवल तक के अधिकारियों को यह कन्विंस किया जाए कि सरकार बनते के साथ 100 दिन के अंदर हमको ये काम करना है। मकसद और मतलब दोनों साफ है। क्या कि इन समूह के माइंड में ये चलना शुरू हो जाए कि भाई सरकार तो नीतीश जी की आ रही है। अब कहिएगा ऐसा क्यों कर रहा है? तो इन हाकिमों के उस गुप्त मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि भाई साहब, अगर प्रशांत किशोर आ गए या प्रशांत किशोर विपक्ष में भी माने 30-40 सीट भी अगर उसको आ गया तो हम लोगों की तो खैर नहीं है। क्योंकि बिहार में ये कौन नहीं जानता है कि 10 से 15 ऐसे अधिकारी हैं, बड़े हाकिम हैं, जिनकी संपत्ति अगर आप कैलकुलेट करने बैठिएगा तो आपका कैलकुलेटर फेल कर जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि लोगों ने कितना लूटा है। ये खौफ चुनिंदा मंत्रियों के बीच भी है कि अगर प्रशांत किशोर की संख्या बहुत बढ़ गई तो उनका भी खैर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 2-3 साल पदयात्राएं की और जिस तरीके से इनके पास लोग पेपर दिए हैं भ्रष्टाचार के, जिसमें कई एक मंत्रियों के नाम शामिल है, और खास करके आप अशोक चौधरी का तो नाम सुन ही लिए, यानी 500 से 1000 करोड़ तक का तो ब्यौरा उनके पास है। और इनका कुछ लोग जो बता रहे हैं, जानकार बता रहे हैं कि इनका बचना तो मुमकिन नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे इस चुनाव में नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बिल्कुल बाहर कर दिया है। इसके अतिरिक्त लाइन डिपार्टमेंट के बहुत सारे मंत्री, जब हम लाइन डिपार्टमेंट बोलते हैं तो वो डिपार्टमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, चाहे वो रोड हो, चाहे इरिगेशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे ग्रामीण सड़कों का मामला हो, या इवन बिजली वाला। तो जहां का बजट मोटा है और जहां कमाने का ज्यादा स्कोप है, उन विभागों में रहे मंत्रियों और अधिकारियों का हाथ पैर फूलना शुरू हो गया है। उन लोगों को भय इस बात का है कि अगर प्रशांत किशोर ने सरकार न भी बनाई और 30-40 सीट ले आए तो 2030 का चुनाव बहुत जबरदस्त और बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी अपने लेवल पर माहौल बनाने का कार्यक्रम, माहौल बनाने के अपने मुहिम में बहुत तेजी से जुट गया है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री सचिवालय से और मुख्यमंत्री आवास से सारे अधिकारियों को फोन जा रहे हैं
और नब्ज टटोलने की बात कही जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में क्या माहौल है, क्योंकि बाकी जगह तो ठीक है, नीतीश जी आ रहे हैं, मतलब एक तरह से उसको डराया धमकाया जा रहा है कि बाबू अगर तुम्हारे यहाँ से एनडीए गठबंधन नहीं जीता तो तुम्हारी खैर नहीं। याद करिए 2020 अक्टूबर नवंबर जब काउंटिंग चल रहा था, कैसे ऑल ऑफ ए सडन वोटिंग की प्रक्रिया स्लो हो गई, कुछ देर के लिए वोटिंग रुक गया और 12 से 13 सीट में जो निर्णय हुए उसमें कहीं 12 वोट, जैसे हिलसा वगैरह 12 से 15 वोट, परिहार और भोरे, ये सब 100-150 के अंतर से वहां पर एनडीए का उम्मीदवार जीत गया। वही माहौल फिर इस बार ब्यूरोक्रेसी बना रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय मुख्यमंत्री आवास पर बैठ करके जिन अधिकारियों ने ये खेल खेला था वही सारे अधिकारी इसमें भी शामिल हैं। लेकिन अब तो ये वक्त ही बताएगा कि जनता के बदलते हुए मूड और लोकतंत्र में, खासकर इस चुनाव में 2-3 मुद्दे जो उभर कर आए हैं, शिक्षा का और पलायन का। भी आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर, रेलगाड़ियों में, डब्बों में लोग किस तरह से जानवरों की तरह ठूस कर आ रहे हैं। कोई शौचालय में बैठा हुआ है, कोई पौदान पर बैठा हुआ है, एक एक सीट पर 5-5, 7-7 आदमी बोरियों की तरह, जानवरों की तरह ठूस ठूस कर आ रहा है। उन लोगों के मन में भयानक आक्रोश है। युवा जो बेरोजगार हैं वो लॉलीपॉप देख देख कर और लॉलीपॉप चाट चाट कर थक गए। तो इस बार जो यंग वोटर्स है, कहीं उसने समर सॉल्ट की तरफ गुलाटियां मारी और एग्रेसिव वोटिंग कर दिया, तो इस बार के चुनाव परिणाम बहुत चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और अगर वैसा हुआ तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं नीतीश कुमार के इस 15-20 साल के शासनकाल में, उनकी तो खैर नहीं है। इसलिए चुनाव के दिन और मतदान के दिन अपनी नजरें तमाम मतदाता और तमाम पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट टिका के रखें, हर मूवमेंट को वॉच करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट का विजय होना चाहिए, न कि चोट का और खोट का। फिलहाल मैं इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।